साल 2023 जापान के साप्पोरो में एक बेहद चर्चित मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। सैकड़ों लोग साप्पोरो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर एक खौफनाक कत्ल की सुनवाई देखने के लिए लाइन में लगे थे। एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया था। दरअसल एक होटल रूम में एक वृद्ध व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था जिसका सर नहीं था, और इस जुर्म को आखिर किसने किया था, ये सुलझाना पुलिस के लिए एक पहेली जैसा हो गया था। 2 जुलाई 2023 की सुबह साप्पोरो के एक होटल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। होटल के कर्मचारियों को कमरा नंबर 202 को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। इसका कारण ये था कि उनके चेकआउट का टाइम हो रहा था, लेकिन अभी तक कोई भी चेकआउट करने रूम से बाहर नहीं आया था। इसीलिए होटल के कर्मचारियों ने खुद जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब एक कर्मचारी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रूम तो बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे उस रूम को किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो। होटल के उस कर्मचारी को कुछ अजीब लग रहा था। उसने पूरा रूम तलाशा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। अब सिर्फ बाथरूम ही देखना बाकी था। जैसे ही वो बाथरूम की ओर बढ़ा और उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। बाथटब में एक शव पड़ा था और उसका सिर धड़ से अलग था। कमर से ऊपर का हिस्सा टब के अंदर और बाकी का बाहर की ओर बेजान अवस्था में पड़ा हुआ था, और उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। ये देखकर वो वहां से तुरंत चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा। इसके बाद होटल द्वारा ये सूचना पुलिस को दी गई। कुछ देर बाद ही फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई। सर धड़ से अलग हुए उस शव को देखकर कुछ देर के लिए पुलिस भी दहशत में आ गई थी। शव पर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, और ना ही उस शव का सर पूरे रूम में कहीं मौजूद था। अब पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर ये लाश किसकी है और उस लाश का सर कहाँ पर है, क्योंकि बिना सर के शव की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। उस शव के शरीर पर धारदार हथियार से कई सारे जख्म बने हुए थे। जांच में पाया गया कि पीड़ित के मर जाने के बाद भी उस पर लगातार वार किए गए थे, और पूरे रूम में कहीं भी कोई भी हथियार मौजूद नहीं था, जिससे ये साबित हो रहा था कि इस हत्या की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी, और कातिल उस शव का सर और वो हथियार जिससे उसे मारा गया था, और साथ ही उसकी पर्स और उसकी सारी चीजें खुद साथ ले गया था, ताकि कोई भी उस शव को पहचान न सके। जिस होटल में ये हादसा हुआ था उसकी एक प्राइवेसी पॉलिसी थी, जिसकी वजह से चेक इन करते समय कस्टमर की कोई भी जानकारी नहीं ली जाती थी, जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा था, क्योंकि पुलिस के पास एक ऐसा शव था जिसे पहचानने के लिए उसका चेहरा मौजूद नहीं था, और न ही होटल में उसकी कोई जानकारी मौजूद थी। लेकिन 3 जुलाई को उन्हें शव पर कुछ सर्जिकल निशान मिले, और उस शव के फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान भी हो गई। वो एक 62 साल का आदमी था, नाम होशीउरा हितोशी, जो घटनास्थल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। घर में उसकी पत्नी के अलावा उसके 2 बच्चे भी थे। वो ज्यादातर आस पड़ोस के लोगों से बात नहीं करता था। बहुत कम लोग ही उसे जानते थे, लेकिन जो जानते थे उनके लिए वो एक शांत स्वभाव का इंसान था। लेकिन इसके विपरीत उसकी एक और भी जिंदगी थी। वो औरतों के साथ पार्टी करता था, और कहा जाता है कि उसने कई औरतों का फायदा भी उठाया था। वो क्रॉस ड्रेसिंग भी करता था, मतलब वो औरतों वाले कपड़े पहनकर खुद को औरत जैसा बनाता था और औरतों को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। एक दिन हिरोशी घर पर बिना बताए ही अपने सफेद कार को लेकर जापान के साप्पोरो शहर में एक पार्टी में गया था। पार्टी घटना की उस जगह के पास ही थी। लगभग दोपहर के 4 बज रहे थे। इस पार्टी में हिरोशी ने एक शॉर्ट स्कर्ट और व्हाइट कलर की कार्डिगन पहनी थी, और ये औरतों वाले कपड़े वो घर से उसके साथ लेकर गया था। 10 बजे के बाद वो पार्टी खत्म करके वहां से चला गया। ये वही दिन था जब उस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस को अब हिरोशी की पहचान हो चुकी थी। अब बाकी था तो सिर्फ उस कातिल को ढूंढना, जिसका एक भी सुराग पुलिस को अब तक नहीं मिला था। अब पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की। लगभग 10:30 पर उसमें एक शख्स सफेद कपड़े में एक सूटकेस के साथ कमरे में जाता हुआ दिखाई दिया, और कुछ घंटों बाद ही एक और शख्स वापस बाहर आते हुए दिखाई दिया, लेकिन इस वक्त वो काले कपड़े में था और एक टोपी लगाकर हाथ में सूटकेस लिए बाहर निकलता हुआ दिखा। आखिर ये शख्स कौन था, इसका पता लगाना अब पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था, लेकिन पुलिस को इस शख्स की पहचान करने में ज्यादा समय नहीं लगा।
वो एक 29 साल की लड़की थी जिसका नाम था तामुरा रूना और वो सापुरो में उसके माता पिता के साथ में रहती थी। उसके साथ उसके 59 साल के पिता भी इस घटना में शामिल होने की संभावना पुलिस को थी, क्योंकि इस घटना के बाद सीसीटीवी में पुलिस ने उसके पिता को उस सफेद कार में वापस जाते हुए देखा था। पिता ओसामू तामुरा जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ और एक लोकल हॉस्पिटल के हेड थे। अब पुलिस के लिए इतने सुराग काफी थे। उन्होंने बिना समय गवाए तामुरा के घर की तलाशी ली और वहां उन्हें जो मिला वो और भी भयानक था। उन्हें वहां हिरोशी का सर बर्फ में रखा हुआ मिला, जो हत्या के बाद तामुरा उस सूटकेस में उसके साथ घर लेकर आई थी। इतना ही नहीं, पुलिस को रूना के कंप्यूटर में कुछ वीडियोस भी मिले जिनमें उसने पूरी हत्या को फिल्माया था और एक वीडियो में हिरोशी का कटा हुआ सिर भी दिखाया गया था। हिरोशी के शरीर पर धारदार हथियार के साथ क्रूरता से वार किए गए थे, इतने कि उसके मर जाने के बाद भी घाव करना बंद नहीं किया गया था। पुलिस को घर से 20 से ज्यादा चाकू और 4 आरे भी मिले थे, जिससे ये बात तो साफ थी कि इस हत्या की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। रूना के साथ साथ उसके माता पिता को भी हत्या में साथ देने के शक में गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्यों और इस हत्या के पीछे क्या कारण था। इसके लिए हमें पहले इस अजीबोगरीब परिवार के बारे में जानना होगा। तामुरा परिवार की कहानी और भी अजीब थी। दरअसल रूना के माँ बाप उसे बहुत लाड़ प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। यहाँ तक कि उसके पिता ने अपने पत्नी को एक प्रतिज्ञा पत्र लिखने को कहा था, जिसमें लिखा था कि वो रूना की गुलाम है और उसे उसकी हर बात माननी होगी। रूना के कमरे में इतना सामान भरा हुआ था कि चलने की भी जगह नहीं थी और उसकी माँ लिविंग रूम में सोती थी और पिता इंटरनेट कैफे में सोते थे। और तो और रूना का व्यवहार भी कुछ ठीक नहीं था। वो अकेली रहती थी और गुस्सा होने पर चीजें फेंकती थी, गालियां देती थी और यहाँ तक कि खुद ठीक करने की भी कोशिश करती थी। कहा जाता है कि उसे मानसिक समस्याएं भी थी। पुलिस को आगे जांच में पता चला कि रूना और हिरोशी एक क्लब में मिले थे। ये वही क्लब था जहाँ हिरोशी अक्सर जाया करता था। हिरोशी ने रूना को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और ये भी कहा जाता है कि उसने रूना का शारीरिक शोषण भी किया था और उसकी वीडियोस बनाकर वो उसे ब्लैकमेल करता था। और जब रूना ने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने हिरोशी को पुलिस में जाने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हिरोशी ने अपनी गलती नहीं सुधारी और वो लगातार रूना को कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा और उसे ब्लैकमेल करता रहा, जिससे तंग आकर आखिरकार रूना और उसके माँ बाप ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। उन्होंने हिरोशी को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ रूना ने अपने माँ बाप की मदद से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जल्द ही इस मामले को पूरे सबूतों के साथ सुलझा लिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा अब भी चल रहा है। रूना का कहना है कि उसने ये सब अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के कहने पर किया, लेकिन पुलिस और जज को अभी भी सच जानना है। अगर रूना मानसिक रूप से बीमार साबित होती है तो उसे इलाज के लिए भेजा जा सकता है और अगर उसके माता पिता निर्दोष साबित होते हैं तो शायद उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? क्या रूना और उसके माता पिता ने जो किया वो सही था या गलत? आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।